बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हम रिलेटेड है विच इज़ अबाउट इंटीग्रेशन। चैप्टर 2, 3 और 4 में हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हमें एक फंक्शन गिवन होता है और उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव जो होता है ये हमें उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देता है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ द कर्व देता है, और अगर आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट की आप बात करते हैं तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है ना, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दैट कर्व देता है। डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिक्स में इसकी अगर हम बात करें तो अगर जो फंक्शन आपको गिवन हो वो कास्ट फंक्शन हो, तो जब आप कास्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेरिवेटिव आपको देता है मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हैं, आप एक शॉप से 10 आइटम्स खरीदते हैं, तो उन 10 आइटम्स पे कुछ खर्चा आता है। जब आप एडिशनली एक और आइटम जब आप खरीदते हैं तो वो जो कास्ट है उसमें इजाफा हो जाता है। दैट ये जो इंक्रीज आता है उस कास्ट में ड्यू टू दैट एडिशनल इनपुट, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कास्ट। तो जब आपको कोई कास्ट फंक्शन गिवन हो, उस कास्ट फंक्शन से हम मार्जिनल कास्ट फाइंड कर सकते हैं which is due to the additional quantity by finding the derivative of the cost function. इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में हमें अब ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। हमें मार्जिनल कास्ट वगैरह, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू ये गिवन होगा और यहां से हम ये टोटल फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि ये जो इंटीग्रल है ये डेरिवेटिव का एंटी है। तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव जो है ये हमें किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देता है, लेकिन किसी फंक्शन का इंटीग्रल जो है ये हमें एरिया देता है अंडर दैट कर्व। डिफरेंशिएशन और ये जो इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे के एंटी प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर ये डिफिनीशन है कि इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं और इंटीग्रेशन में हम फंक्शंस की एंटी डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स हम उसके फाइंड करते हैं। if f of x is any unknown function and its derivative is f prime of x which is equal to small f of x, say, then the reverse process is to give a function f of x such that its derivative is f prime of x is equal to f of x। अब देखिए ये कहते हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन है कैपिटल f of x। जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का आप डेरिवेटिव लेते हैं, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। इसका आपने डेरिवेटिव लिया एफ प्राइम ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव बराबर आया स्मॉल एफ ऑफ एक्स। नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन।
ठीक है ना, कि देन द रिवर्स प्रोसेस इज टू गिव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब यहां से आपने कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। असल में ये इक्वेशन आपको क्या देता है, ये इक्वेशन आपको देता है इस कैपिटल, ये जो कैपिटल एफ है, ये इक्वेशन आपको इसका डेरिवेटिव देता है। तो जब आप इस इक्वेशन से ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, तो ये आप बाय रिवर्स प्रोसेस फाइंड करेंगे। ठीक है, using integration. So then the reverse process is to give a function capital F of x such that its derivative is f prime of x and is equal to f of x. This is called integration. इस इक्वेशन से जब आप ये कैपिटल f of x फाइंड करते हैं, definition 5.1.1, a function f of x is called an antiderivative of a function small f of x on the interval ab if at all points of the interval the identity is true। अब ये कहते हैं कि ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स is called the antiderivative of the small f of x if for all points in some interval ab this equation is true। अगर कोई भी दो फंक्शंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स और स्मॉल एफ ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है, तो अगर इस तरह के दो फंक्शंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें कि कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देन दिस कैपिटल एफ is called the antiderivative of small f of x। Find the antiderivative of a function f of x equal to x square। देखिए from the definition of an antiderivative it follows that the function capital F of x is equal to x cube by 3 has an antiderivative। यहाँ पर तो ये कुछ गलती है। देखिए अब अगर आपको ये दो फंक्शन गिवन है, एक स्मॉल एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स गिवन है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब बाई 3। अब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव होगा अगर आप इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले और उससे ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ जाए। तो आप इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए बाय पावर रूल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ये एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ गया। So this means that capital F is the antiderivative of small f। वो फंक्शन एंटीडेरिवेटिव होगा जिसका आप डेरिवेटिव लेंगे और वो आपको ये वाला फंक्शन दे देगा कि कैपिटल F is the antiderivative of small f because the derivative of capital F is equal to small f। अब देखिए अब हमारे पास एक और ये कुछ फंक्शन यहाँ पर गिवन है। अगर आप x प्लस 1 का डेरिवेटिव लें
x प्लस 1 का आप डेरिवेटिव ले डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो आपके पास 1 आता है। अगर आप x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, तो आपके पास 1 आ जाता है। और अगर आप x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे या x प्लस 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 10 इज 0, तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो देखिए हमने कहा कि कैपिटल F is said to be the antiderivative. Capital F is said to be the antiderivative if its derivative is equal to small f. ठीक है, अगर ये इक्वेशन ट्रू हो तो इस कैपिटल F को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। दिस F इज द डेरिवेटिव एंड दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। तो अब देखिए इस इक्वेशन में d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कैपिटल F की जगह x प्लस 1 है और स्मॉल f की जगह 1 है। यहाँ पर कैपिटल F की जगह x प्लस 2 है और स्मॉल f की जगह 1 है। यहाँ पर कैपिटल F की जगह x प्लस 10 है और स्मॉल f की जगह 1 है। So this means that x plus 1 is the antiderivative of 1. Also x plus 2 is the antiderivative of 1. Also x plus 10 is the antiderivative of 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 के एंटी डेरिवेटिव एक से ज्यादा है। अब अगर आपको कहा जाए कि आप 1 का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो तो आप कौन सा फंक्शन लिखोगे, x प्लस 1, x प्लस 2 या x प्लस 10? ठीक है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शन, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो 1 के एंटी डेरिवेटिव्स हैं। तो जनरली अगर आप इस 1 का या किसी फंक्शन का अब इसका आप एंटी डेरिवेटिव लिखोगे तो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा x। ठीक है, आल्सो द डेरिवेटिव, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि द डेरिवेटिव ऑफ x इज आल्सो 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का डेरिवेटिव भी 1 है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1 है, x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 1 है, x प्लस 10 का डेरिवेटिव भी 1 है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो फंक्शन है x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10, ये सारे एंटी डेरिवेटिव्स हैं 1 के। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1, तो देखिए यहाँ पर ये x प्लस 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट 0 है, यहाँ पर एक कांस्टेंट 1 है, 2 है, 10 है, 100 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1, तो इस 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा x प्लस सी, वेयर सी इज सम कांस्टेंट, c कैन बी 0, c कैन बी 1, -1, 2, -2, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये कांस्टेंट एप्लीकेशंस में ये हम अक्सर कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हो तो ये कांस्टेंट हमें मिल सकता है बाय यूजिंग सम इनिशियल कंडीशन। तो ये हमारे पास ये एक जनरल फार्मूला है कि इफ द फंक्शन f ऑफ x is an antiderivative of small f of x, then the expression f of x plus c
is of course the indefinite integral of the function f of x and is denoted by the symbol। ये कहते हैं कि जो अभी हमने लिखा था कि अगर ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू हो, अगर ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू हो कि द डेरिवेटिव of capital F of x is equal to small f of x, ठीक है, तो इस f of x को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। कि when the derivative of capital F of x is equal to small f of x, then this capital F of x is called the antiderivative of small f of x, and this equation can be written in this form। देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। दिस मींस दैट द इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x is equal to capital F of x और प्लस c। ये सी की ये डिस्कशन हमने कर दी कि ये सी हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी अभी जो मैंने डिस्कशन की कि x का डेरिवेटिव b1 है, x प्लस 1 का b1 है, x प्लस 2 का डेरिवेटिव b1 है, x प्लस 10 का डेरिवेटिव b1 है, x प्लस 100 का डेरिवेटिव b1 है। तो अगर आपको कोई वन दे के इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो तो एंटी डेरिवेटिव में आप x लिखोगे, x प्लस 1 लिखोगे, x प्लस 2 लिखोगे। यू डोंट नो कि ये असल में कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। आपको नहीं पता कि 1x का डेरिवेटिव है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव है, x प्लस 2 का डेरिवेटिव है, ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया है। तो आपने जनरली क्या लिखना है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 will be x plus c where c is some unknown constant, और ये c हम फाइंड करेंगे by using some initial additional conditions। उनको हम initial conditions कहते हैं। The symbol this is called the integral sign and the function is called the integrand। देखिए इंटीग्रल साइन के अंदर ये जो फंक्शन होता है इसको इंटीग्रेंड कहते हैं। The symbol dx indicates that the antiderivative is performed with respect to x। इसका मतलब है कि इंटीग्रल ऑफ f of x dx कि you are integrating this function with respect to x। ये dx का ये मतलब है कि आप इस फंक्शन को with respect to x इंटीग्रेट कर रहे हो। ये जो इंटीग्रल साइन के अंदर ये फंक्शन होता है इसको इंटीग्रेंड कहते हैं और इस साइन को इंटीग्रल साइन कहते हैं। द आर्बिट्री कांस्टेंट c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इस c को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूले हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। देखिए जनरली देखिए हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये है 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बराबर है 2x के। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, अगर हम इस ये जो कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज सम कांस्टेंट, ये बराबर है 2x के। देखिए यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया है एक्स स्क्वायर के साथ 0, यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया 1 और यहाँ पर इसको हमने जनरलाइज किया c इज एनी कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव है 2x। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 2x, इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी।
एंटी प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वेरिएबल x के अलावा और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2t dt का इंटीग्रल होगा t स्क्वायर प्लस c, ठीक है, क्योंकि ये डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस सी इज 2t। या 2u du का इंटीग्रल हो सकता है u स्क्वायर प्लस c, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होता है। यहाँ पर ये कुछ फार्मूले गिवन है, ये हम डिस्कस करेंगे और ये इस पूरे चैप्टर में ये फार्मूले यूज होंगे। तो ये फार्मूले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पहला फार्मूला है ये है इंटीग्रल ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर है x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी के, और n माइनस वन के बराबर नहीं होगा। ये इस वजह से बराबर नहीं होगा, अगर n माइनस वन के बराबर आ गया तो माइनस वन प्लस वन ये जीरो हो जाएगा और वन और जीरो अनडिफाइंड होता है। तो फिर ये इंटीग्रल का आपके पास आंसर जो है ना वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हम सारे जितने भी इंटीग्रल है हम कहेंगे कि जैसे इंटीग्रल डाइवर्जेंस, हम यहाँ पर सारे कन्वर्जेंट इंटीग्रल डिस्कस करेंगे कि जिसका हमारे पास कोई फाइनाइट आंसर आएगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास जो भी वैल्यू आती है, जो भी आंसर आता है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि n नॉट इक्वल टू -1।